हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पाठशाला में, जहाँ पर हम लोग ऐसे विषयों जिससे हमें डर लगता है उससे पढ़ना सीखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पिछले 2 लेक्चर्स में हम लोग ने मैथ्स की हिस्ट्री के बारे में जाना, इंट्रो जाना, और आज से हम लोग शुरू करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। तो सभी लोग कॉपी पेन लेके शुरू हो जाइए और जो कुछ भी बताऊं उसे नोट करिए। एंजॉय करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। कोशिश करूंगा हिंदी इंग्लिश दोनों में बात करने की। तो हम लोग संख्या पद्धति के बारे में या नंबर सिस्टम के बारे में जानना शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम को जानने से पहले हमें, जैसे मैथ्स में किसी भी खेल को खेलने से पहले उसके लिए हमें कुछ तैयारियां करनी पड़ती हैं और उस खेल के कुछ नियम होते हैं। इसी तरह मैथ्स सीखने से पहले, पढ़ लेते हो आप लोग बहुत हैं, पढ़ाने के लिए भी कहीं हम लोग यहाँ सीखने का प्रयास करेंगे। मैथ सीखने से पहले भी हमें कुछ नियम और कुछ तैयारियों की आवश्यकता है। जैसे कि अब मैं ये मान के चलूंगा कि आप सबको जोड़, घटाना, गुणा, भाग मतलब एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आता है। 2 से लेके 20 तक पहाड़े यानी 2 to 20 टेबल आप लोग को याद है। वर्गमूल 1 से लेके 20 तक या स्क्वायर रूट 1 to 20, और घनमूल 1 से लेके 15 तक आप लोग सभी लोग को तैयार हैं। ये हम लोग मान के चलेंगे क्योंकि ये सब छोटी क्लासेस में सिखाया जाता है और इसके लिए मैथ सीखने के लिए इतनी तैयारी तो बहुत जरूरी है। कम से कम इतनी तैयारी जरूरी है। इसके अलावा आपको आना चाहिए LCM या लघुत्तम समापवर्त निकालना, HCF महत्तम समापवर्त निकालना। इतनी चीजें आप लोगों को आनी चाहिए। तो ठीक है, अब इतना चीजें तैयारियां हो गई हो, और अगर तैयारी नहीं हुई हो या इसमें कुछ प्रॉब्लम हो, इसके अलावा भी देखिए मैं एक चीज बोल रहा हूं, आप लोग को वर्गमूल निकालना भी आना चाहिए। किसी भी नंबर का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, डिवीजन और वर्गमूल और इन सब चीजों की बहुत काफी आवश्यकता पड़ती है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं नंबरों के बारे में जानने की, कि नंबर सिस्टम क्या है और इसकी जरूरत क्या पड़ी। तो जैसा कि एक मैथ्स एक लैंग्वेज, जैसे हम लोग हिंदी लैंग्वेज पढ़ते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ते हैं, इसी तरह मैथ्स भी एक लैंग्वेज है। और इसी में हमें कुछ सवाल दिए जाते हैं जिसे हम लोग पहेली की तरह सॉल्व करेंगे। इसे पहेली मानिए बहुत बड़ी चीज नहीं है, इसे पहेली की तरह हम लोग सॉल्व करेंगे। और पहेली में क्या होता है, क्लू होता है, कई चीजें होती हैं, लेकिन उस पहेली को समझने के लिए हमें पहले नंबर्स को समझना पड़ेगा, इसलिए मैथ्स भाषा को समझना पड़ेगा। तो संख्या पद्धति, जैसा कि मैंने हिस्ट्री में बताया था कि शुरुआत में प्राचीन काल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतने ही नंबर्स थे, और इसी की कोशिश में ये नंबर्स को लिखने का तरीका है। किसी चीज को गिनना, गणना करना या कैलकुलेट करने के लिए इन्हीं नंबर्स को हम लोग लिखते हैं। और ये हम लोग जो अभी हमारी प्रचलित भाषा है, जनरली हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में इसी तरह लिखते हैं। इसी तरह अन्य भाषाओं में नंबर्स को अलग तरह लिखा जाता है। जैसे हिंदी में हम लोग 1 2 3 4 5 6 इसी तरह हम लोग आगे लिखते हैं। अगर हम एक और भाषा की बात करें जिसके बारे में आप लोग थोड़ा बहुत जानते हैं, छोटी क्लासेस में आप लोग पढ़ते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं रोमन नंबर्स। रोमन नंबर्स में क्या होता है, ये रोमन नंबर्स में भी हम लोग लैंग्वेजेस के बारे में कैसे पढ़ते हैं, 1 2 3 4। तो इस लैंग्वेज को रोमन है। सब कैलकुलेशन के तरीके 1 2 3 4 ही सबको पढ़ा जाएगा, लेकिन बस क्या है, भाषाएं अलग अलग हैं और कुछ भी नहीं है। इसमें बहुत ज्यादा परेशान वाली बात नहीं है। अब ये नंबर्स कहां तक हम लोगों ने पढ़ा, फिर आया हमारा जीरो। जीरो आने के बाद
हम एक और नंबर इंक्लूड कर देते हैं 0, और इस 0 आने के बाद हमारे नंबर्स को लिखना बोलना काफी सरल हो गया था। पिछली क्लासेस में हमने डिस्कस किया है। तो अब इसके बाद हमारे पास ढेर सारे नंबर्स मिल जाते हैं काउंटिंग के लिए। तो नंबर्स जब हम शुरुआत करें, अब मान लीजिए हमें एक टास्क मिलता है, एक कार्य मिलता है, हमें घर में कार्य सौंपा जाता है कि जाओ हमारे घर में रखी है चावल की बोरियां, ढेर सारी चावल की बोरियां रखी हैं, जाओ इसको गिन के आओ। तो गिनना शुरू करते हैं और कहते हैं इसको लिख के आना। एक टास्क हमको मिल गया है, अब हमें टास्क करना है। तो हम लोग लिखेंगे 1 2 3 4 5, इस तरह हम लोग लिखते 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 गिनती का कहीं अंत है। अगर हमने गिनना शुरू किया, मान लीजिए हमें आसमान के तारे ही गिनने हैं, तो गिनती का कहीं अंत है? तारे कितने हैं? अनंत, जिसकी खोज भारत में ही हुई थी, अनंत की। तो अनंत है, तो इसलिए इस अनंत को इस तरह से हम बताते हैं, उल्टा हुआ लेटा हुआ 8, जिसे हिंदी में बोलते हैं अनंत और इंग्लिश में बोलते हैं इनफाइनाइट। अनंत या इनफाइनाइट, 1 से लेके इनफाइनाइट। अब है तो ये नंबर्स ही, और हम लोग हमेशा नंबर्स को पढ़ेंगे, लेकिन क्या है, हम लोग इंसान हैं, मनुष्य, और मनुष्य क्या है, समाज में रहना पसंद करता है, परिवार में रहना पसंद करता है। इसी तरह नंबर्स के एक कॉम्बिनेशन को, एक ग्रुप को हम एक परिवार का नाम दे देते हैं। और इसी तरह नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति में हम लोग अलग अलग नंबर्स का कैसा ग्रुप बनाया गया, किस तरह से ग्रुप का नाम पड़ा। क्योंकि अब इस ग्रुप की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जब हमें प्रश्न मिलते हैं, क्वेश्चंस मिलते हैं, और ज्यादा नहीं है तो नंबर्स ही, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब हमें क्वेश्चंस मिलते हैं, तो क्वेश्चंस हमें मिलते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, एक नेचुरल नंबर का सेट है। नेचुरल नंबर्स, अब जब आपको नेचुरल नंबर्स ही नहीं पता होगा, तो कैसे पता करेंगे कि इसमें कितने नंबर्स आते हैं? तो इसीलिए जब किसी, मान लीजिए आपको किसी के घर जाना है, तो उस घर का एड्रेस तो पता होना चाहिए, उस घर के व्यक्ति के बारे में पता होना चाहिए। तो इसी तरह से अगर हमें मैथ्स को सॉल्व करना है, तो इसके जितने भी मेंबर्स हैं, इन नंबर्स के सिस्टम के मेंबर्स को, इसके परिवारों को हमें जानना पड़ेगा। इसके परिवार में कितने सदस्य हैं और कितने सदस्य से कौन सा परिवार बनता है, शर्मा जी का परिवार है, वर्मा जी का परिवार है, या अन्य किसी व्यक्ति का परिवार है। तो इसीलिए हमें इनके परिवारों के बारे में, इनके ग्रुप्स के बारे में और इनके समूह के बारे में जानने की जरूरत है। तो जब ये ग्रुप और ये समूह जब 1 2 3 एक नंबर से शुरू होकर अनंत तक जाता है, तो इस ग्रुप को हम कहते हैं, इस समूह को कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। एक चीज आप ध्यान से देख रहे हैं, 1 से लेके 9 तक जो अंक हैं, इसी में पूरी गणित समाहित है, इसी में पूरे मैथ्स है। उसे अंक 1 से लेके 9 अंक तक को किस तरह से लिखते हैं, इस तरह से गिनतियां आगे बढ़ती हैं। तो प्राकृतिक संख्या, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं। तो जब हमारा अंकों का समूह या नंबर्स का समूह 1 से लेके अनंत तक पहुंच जाता है, इसे हम गिनती में, गिनने में जब कोई चीज गिनते हैं, तो हम लोग शुरू करते हैं ना, एक चीज मान लीजिए लकड़ियां गिननी है, बोरियां गिननी है, 1 बोरी, 2 बोरी, 3 बोरी, मनुष्य गिनने, तारे गिनने, 1 तारे, 2 तारे, 3 तारे। इसी तरह से हमें 1 से लेकर अनंत तक का जो समूह है, इसे समूह को हम लोग नाम देते हैं प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर्स, इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स। और इन नेचुरल नंबर्स को, अच्छा, अब बार बार अगर मुझे कहना हो कि नेचुरल नंबर्स को लिखिए, नेचुरल नंबर्स को लिखिए, तो गणित में भी हर जगह मनुष्य आलसी भी तो है, इंसान आलसी भी है। तो हमने आलस के चक्कर में क्या किया, बार बार अब 1 से लेके अनंत तक ऐसे डैश 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 करने लिखने से बढ़िया है, इस तरह से हम लोग ने इसको एक रिप्रेजेंटेशन की नोटेशन दे दिया, कैपिटल एन। इन प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। अगर कहीं कैपिटल एन गणित की भाषा में लिखा दिख गया और कहा गया कि ये क्या है, तो हम कहेंगे ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स या नेचुरल नंबर्स का समूह या प्राकृतिक नंबर्स का इस समूह की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, चलिए, इसके बाद अगर इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में, लेकिन अब एक लड़के आए, एक भाई साहब आए, कहे अरे
अगर हम इस नंबर के आगे इसकी शुरुआत 0 से करें तब क्या होगा? तब क्या परिवार बदल जाएगा? तो हाँ, अगर क्योंकि 0 भी तो एक नंबर है, शून्य की खोज भारत में हुई थी, ये तो पता ही है आपको। तो शून्य भी एक नंबर है, तो क्या ये अब परिवार बदल गया? जी हाँ, परिवार में एक सदस्य जुड़ गया है, एक नया सदस्य आ गया है, यानी परिवार हमारा बढ़ गया है। तो इस बढ़े हुए परिवार को हम क्या कहेंगे? होल नंबर्स। क्या कहेंगे? होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या कहेंगे? हम इसे हिंदी में हमें होल नंबर्स को क्या कहा जाता है? मुझे लगता है पूर्ण संख्या कहा जाता है। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याएं। अच्छा, होल नंबर से पूर्ण नंबर। अब ध्यान दीजिए, अब इस परिवार के सदस्य में एक जीरो बढ़ जाता है, इसलिए इसे होल नंबर्स कहा जाता है या पूर्ण संख्या कहा जाता है। ठीक है। अब इस परिवार में पूर्ण संख्या, जैसे हम लोगों ने नेचुरल नंबर्स की बात की थी, तो उसके रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या था? कैपिटल एन। इसी तरह इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है कैपिटल डब्ल्यू। अगर कहीं कैपिटल डब्ल्यू लिखा दिख जाए गणित में, तो हम ये मान के चलेंगे कि वहां पर, और नंबर्स की बात हो रही हो, तो हम ये बात मान के चलेंगे कि ये होल नंबर्स या पूर्ण संख्याओं के परिवार की, फैमिली की बात हो रही है। ठीक है। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं ये पता चल गया। बस एक से लेकर अनंत तक नेचुरल नंबर्स या प्राकृतिक संख्याएं, 0 से लेके, शून्य से लेके अनंत तक एक परिवार सदस्य बढ़ गया, एक एलिमेंट और आ गया, एक नंबर और आ गया, एक अंक और आ गया, तो हम लोग इसे होल नंबर्स कहेंगे। अच्छा, ठीक है। फिर बात आती है, अच्छा जी, इसी के बाद हम डिस्कस करते हैं कुछ अंक हैं। आप लोगों ने देखा होगा, लिखा होगा, ऐसे लिखा देखा होगा -1। ये कैसे नंबर्स हैं? तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? निगेटिव नंबर। निगेटिव नंबर या ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या का क्या मतलब है? निगेटिव का क्या मतलब है? निगेटिव का मतलब क्या है कि कोई भी नंबर जब कमी के साथ लिखा जाता है तो उसे हम निगेटिव नंबर कहते हैं। जैसे मतलब समझिए आप, मान लीजिए एक जमीन है, इस जमीन पे एक टीला बना है, इस टीले की ऊंचाई है 2 मीटर। ठीक। और एक लेबर को कार्य दिया जाता है इस 2 मीटर की ऊंचाई की जगह इस टीले को 3 मीटर तक खोदने की, इस टीले को 3 मीटर तक हटाने का। तो क्या हुआ? अब 2 मीटर तो उसने टीले को ही हटाया, 2 मीटर बाद ये जमीन के बराबर आ गया। ठीक। इसके बाद 1 मीटर ये और अंदर चला गया। ठीक। अब 1 मीटर जब ये और अंदर चला गया, तो मैंने कहा कि जमीन से इसकी ऊंचाई कितनी है? तो ऊंचाई तो नहीं है इसकी, नीचाई है, तो ये -1 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगर हम ऊंचाई की बात करेंगे तो -1 यानी कम है। तो जहां कम की बात होती, कमी की बात होती है, तो नंबर के आगे माइनस या ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो अब ऋणात्मक चिन्ह की बात हो गई। इसी तरह मैंने मान लीजिए रमेश है, रमेश ने सुरेश से उधार लिया 3 रुपए। ठीक। और सुरेश ने रमेश से मांग लिया 5 रुपए। अब ये रहे रमेश और ये रहे सुरेश। रमेश ने सुरेश से उधार लिया 3 रुपए और रमेश ने सुरेश से मांग लिया 5 रुपए। तो यहां 2 की कमी आ गई। जब 2 की कमी आई, अब क्या है कि रमेश ने एक्स्ट्रा पैसे मांग लिए। अब इसके पास को 2 रुपए और देने हैं बाद में, या जब उधार मांगा तो इसके पास -3, ये 3 का ऋणी हो गया, इसलिए ऋणात्मक संख्या है। तो ऋणात्मक संख्याओं के ऐसे, और जैसे कि धनात्मक संख्या या पॉजिटिव नंबर 1 to इंफिनिटी होते हैं, उसी तरह भाई माइनस की भी कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए।
अगर हम -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन हमारी गिनतियां चलती जा रही हैं तो इसके भी कोई लिमिट नहीं है। तो हमारा जो नंबर है वो -इन्फिनिटी से कॉमा 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 कॉमा। अच्छा, अब एक और चीज हम लोग देखते हैं कि जैसे हम लोग पॉजिटिव नंबर्स में देखते हैं, एक है बड़ा, एक है छोटा 2 से, 2 है छोटा 3 से, इसी तरह एंड सो ऑन। सब नंबर्स जैसे जैसे नंबर्स बढ़ते जाते हैं वो अपने से छोटे नंबर से बड़े होते जाते हैं। माइनस में क्या है, -1 है बड़ा -2 से, -2 से बड़ा है -2 से बड़ा है -3 से, और -3 बड़ा है -4 से, एंड सो ऑन चलता रहता है। एक चीज हम यहाँ ध्यान देने वाले हैं, जब नंबर जितना बढ़ता जाता है उसके ऊपर माइनस लगने के बाद वो नंबर उतना ही छोटा हो जाता है, उतना ही ऋणी होता जा रहा है, उतना ही ऋणात्मक हो गया, उतना ही कम होता जा रहा है। तो नंबर अगर धनात्मक है तो बड़ा नंबर, सबसे बड़ा नंबर वो बड़ा होता है, लेकिन अगर ऋणात्मक की बात आती है तो सबसे बड़ा नंबर के आगे माइनस लगते ही वो छोटा होता चला जाता है। तो आप लोगों ने 8वीं कक्षा या 7वीं कक्षा में नंबर लाइन पढ़ी होगी। नंबर लाइन पढ़ी है? एक लाइन, एक सीधी रेखा जो अनंत तक जाती है, माइनस अनंत से प्लस अनंत तक, और बीच का नंबर जिसका होता है 0, और इसके बाद हम इधर से इसके हिस्से करते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, और इसे हिस्से करते हैं ऐसे 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 ऐसे। तो इसका जैसे इसका 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, इसी तरह -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन चलता रहता है। तो ये जो नंबर लाइन है ये दोनों तरफ अनंत तक बढ़ती रहती है, और ये नंबर्स भी ऐसे अनंत तक बढ़ते रहते हैं। और ये जब अनंत नंबर का जो समूह लिया जाता है, इन नंबर्स का परिवार जब लिया जाता है, अब देखिए ध्यान से, ये नंबर्स जहां अनंत तक गए ये नेचुरल नंबर्स हैं, जब एक परिवार के सदस्य बढ़ गया तो ये होल नंबर्स हो गए, और जब ये -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक ये पूरा परिवार ले लिया गया नंबर्स का परिवार को, इस परिवार को अब हम लोग क्या कहेंगे, इंटीजर्स। अब इस परिवार का नाम क्या है भाई, सदस्य बढ़ गए, मेंबर्स ऐड हो गए भाई, इधर तक अनंत मेंबर्स हो गए, 0 आपका कॉमन पॉइंट है, बेस पॉइंट है, मूल बिंदु है, और इधर भी अनंत तक बढ़ गए। अब परिवार में बढ़ता जा रहा है, देखिए परिवार सदस्य बढ़ते जा रहे हैं। अब इस परिवार को क्या कहा जाएगा, इंटीजर्स या पूर्णांक संख्याएं। हिंदी में हम लोग कहेंगे पूर्णांक संख्याएं। तो हिंदी वाले बच्चों घबराइए नहीं, हिंदी में पढ़ाया जाएगा। हिंदी में भी जब तक की कोशिश होगी कि हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बताया जाए। कोशिश ये है कि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। लैंग्वेज क्या है, बात समझ में आनी चाहिए। तो पूर्णांक संख्याएं या इंटीजर्स, इन सब इस पूरे परिवार को, इस पूरे ग्रुप को, इस पूरे समूह को हम लोग कहेंगे इंटीजर्स या पूर्णांक संख्याएं। और अब इतना बड़ा परिवार अगर मैंने लिखने कह दिया कि भैया पूर्णांक संख्याएं लिखिए, तो बार बार ऐसे तो नहीं लिखना है। क्या करेंगे हम लोग, इसको भी एक रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं, और एनसीईआरटी बुक्स वगैरह में लिखा भी है। इसको हम लोग कह देंगे जेड, कैपिटल जेड। तो अब इससे क्या पता चला कि अगर कहीं कैपिटल जेड गणित की भाषा में और नंबर्स की बात हो रही है और कैपिटल जेड लिखा आ जाए, इसका मतलब हम किस फैमिली की बात कर रहे हैं, इंटीजर फैमिली की बात कर रहे हैं, पूर्णांक संख्याओं की बात कर रहे हैं हम लोग। चलिए, तो अब इसी फैमिली में हम आगे बढ़ते हैं। इसी फैमिली में जब हम आगे बढ़ेंगे तो अब आती है बात। अच्छा, आपने ऐसे भी नंबर्स कहीं लिखे हुए देखे होंगे, ऐसे नंबर्स आपने डिवीजन किया है, भाग सबने किया होगा। तो भाग जब हम कहते हैं, मान लीजिए मैं कहता हूं 3 को भाग दो 2 से, सीधी सी बात है, 3 को भाग दो 2 से। चलिए हम एक सम संख्या ले लेते हैं। अब सम संख्या क्या बात बताएंगे, जो कम्प्लीटली डिवाइड कर दे। मान लीजिए हम कहते हैं
4 को भाग दो 2 से, तो 2 से भाग देना या डिवाइड करना सबको आता है। 2 दूनी 4 और ये कट के 0 हो गया। तो जो ये होता है भाग में सबको पता है, इसका क्या मतलब होता है, ये होता है भाजक। भाज्य होता है भाजक होता है भाजक। ये होता है हाँ भाजक, या इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में डिवाइजर, और इसे कहा जाता है भाज्य। भाज्य का मतलब क्या है, डिविडेंड। और इसे कहा जाता है भागफल, और इसे कहा जाता है शेष, इसे रिमाइंडर कहते हैं। और भागफल को मुझे लगता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष होता है, डिविडेंड डिवाइजर। क्वोशिएंट कहा जाता है, ठीक है, सिक्वेशंट कहा गया। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष एक फॉर्मूला है, हम लोगों ने पढ़ा है बचपन में। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम मैंने कहा 4 को भाग दो 2 से, इसका मतलब है, अब ऐसे नंबर आपने लिखा हो पढ़ा होगा 1/2, 4/2, तो इस टाइप के नंबर्स को हम लोग कहते हैं परिमेय संख्याएं। ये एक परिमेय संख्या है जिसे हम लोग फ्रैक्शन कहते हैं इंग्लिश में। फ्रैक्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा, परिमेय संख्याएं या भिन्न संख्या, भिन्न तो पढ़ा होगा, कई नामों से इसे जाना जाता है। अब हम इसका पोस्टमार्टम करते हैं कि भिन्न संख्या होती क्या है, इसमें हर एक एलिमेंट का पोस्टमार्टम करते हैं, तब समझ में आएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं और इसकी मैथ की भाषा क्या है। तो आइए, मान लीजिए हमने लिखा था 4 और 2, तो इसका मतलब क्या है, 4 हमारा क्या है, इस 4 को हमने 2 से डिवाइड किया है, यानी 4 को 2 से भाग किया है। यानी अगर हम बात करें ऐसे, तो इसको लिखने का तरीका ये है 4/2। तो ऊपर जो सा होता है इसे कहते हैं अंश, या क्या कहते हैं अंश, और इसे कहते हैं हर, ठीक। और इसी तरह अगर हमने 1/2 लिखा, तो इसे कहेंगे हम लोग अंश, और इसे कहेंगे हर। अच्छा, अंश की इंग्लिश क्या है, न्यूमरेटर, और हर की इंग्लिश, इंग्लिश वाले बच्चों, डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर। तो नीचे वाला जो नीचे होता है हर, और ऊपर वाला अंश। तो इस तरह के नंबर्स को हम लोग फ्रैक्शंस या फ्रैक्शनल नंबर्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि फ्रैक्शनल नंबर्स हमने डिस्कस क्यों किया, क्योंकि ऐसे नंबर्स भी तो लिखे जाते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, ऐसे नंबर्स को जब लिखने की बात होती है, तो मैथ्स की भाषा में इसके कहने का मतलब क्या है, अगर हम 4/2 लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इस 4 को इतने टुकड़ों में, कितने टुकड़ों में तोड़ना है, 2 टुकड़ों में तोड़ना है। 4 को 2 टुकड़ों में तोड़ना है, यही कहने का मतलब है फ्रैक्शनल नंबर्स में। तो फ्रैक्शनल नंबर्स को अगर हम डेफिनेशन पढ़ें या इसकी परिभाषा देखें या परिमेय संख्याओं की परिभाषा देखें, तो ऐसे नंबर, ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q, अब P/Q क्या है, तो P कोई भी नंबर, जितने अभी तक हमने इंटीजर पढ़े हैं उन्हें मान सकते हैं, और Q को भी उतने इंटीजर्स रख सकते हैं जितने हमने इंटीजर्स पढ़े हैं। बस नियम यहाँ पे क्या है, किसी भी नंबर्स को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके या रिप्रेजेंट किया जा सके, जहां पर कंडीशन, हमारी एक कंडीशन, एक नियम है, एक वादा है कि Q 0 नहीं होना चाहिए, यानी नीचे वाला जो हमारा हर है ये 0 नहीं हो सकता।
ये कंडीशन, ये मजबूरी जुड़ी हुई है इसके साथ। इसका कारण क्या है? क्यू 0 क्यों नहीं होना चाहिए? अभी मैंने बताया कि 4/2 का मतलब क्या है? 4 के इतने टुकड़े करो, 2 टुकड़े करो। 4 के 2 टुकड़े करने पड़ेंगे आपको। और अगर मैं 1/8 लिखता हूं तो इसका मतलब क्या? 1 के 8 टुकड़े आपको करने पड़ेंगे। 1 के इतने टुकड़े करके 8 हिस्सों में बट जाए, ठीक? यानी यही चीज 8 भागों में बट जानी चाहिए। इसी तरह अगर मैं 1/0 लिखता हूं या किसी भी नंबर के नीचे 0 लगाता हूं, इसका मतलब ये चीज के इतने टुकड़े करिए कि वो चीज बचे ही ना। 0 मतलब क्या है? वो चीज बचनी ही नहीं चाहिए। अब इसका मतलब क्या है? अगर मैं इसके दो टुकड़े करता हूँ, मान लीजिए एक स्क्वायर है, इसके 2 टुकड़े करते हैं, तो इसके ये 1 है पूरा और इसके 2 टुकड़े हो तो ये 1 हो गया 1/2। इसी तरह इसके स्क्वायर करें तो 1 2, अगर मैं 4 टुकड़े करता हूँ तो ये क्या है? 1/4। इसी तरह अगर हम इसके टुकड़े करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे और ये बचे ही ना, तो अगर हम इसके इतने टुकड़े कर देते हैं कि ये बचे ही ना, तो ये किसकी ओर पता चलेगा? यानी इसके कितने टुकड़े हो गए? अनंत टुकड़े हो गए। अब जब अनंत टुकड़े हो गए तो ये बचा ही कहाँ? इसलिए जब भी हम किसी भी नंबर्स के नीचे 0 लगाते हैं तो उसका आंसर या उसका उत्तर आता है नॉट डिफाइंड। हम लोग अभी छोटी क्लासेस में पढ़ेंगे नॉट डिफाइंड, और जब हम बड़ी क्लासेस में पहुंचते हैं 10th या 11th तक पहुंचते हैं तो हमारा उत्तर आ जाता है इनफाइनाइट। क्योंकि इतने टुकड़े की ये वस्तु, ये चीज बचे ही ना, इसको इतने भागों में तोड़ो कि ये चीज बचे ही नहीं, इसको बिल्कुल 0 के बराबर हो जाए, इसके लिए हमें उसे अनंत टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा। यही है मैथ्स की भाषा है, गणित की भाषा यही कहती है, इसलिए इसका उत्तर अनंत आता है। इसलिए हमारे पास ये कंडीशन है कि द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ q अपॉन p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, दैट्स कॉल्ड रेशनल फ्रैक्शनल नंबर्स। और द ग्रुप ऑफ फैमिली, अच्छा हिंदी, ऐसे नंबर, ऐसी संख्याएं जिन्हें p अपॉन q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहां पर q 0 ना हो, ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहा जाता है या भिन्नात्मक संख्याएं कहा जाता है। तो अब ऐसे नंबर्स के एक दो नंबर्स तो होंगे नहीं, इनकी भी फैमिली होगी। तो इनकी फैमिली भी, जैसे हमने नंबर लाइन पे किया 1 2 3 4 जैसे नंबर्स अनंत हैं, इनफाइनाइट नंबर्स हैं, इसी तरह अगर हम फ्रैक्शन लिखने पे आए तो ये भी अनंत होंगे। तो हर नंबर्स के बीच में, मान लीजिए ये हमारी नंबर लाइन है और इस नंबर लाइन में 1 और 2 नंबर्स के बीच में ही आपको इनफाइनाइट फ्रैक्शनल नंबर्स मिलते हैं, क्योंकि 1 और 2 के बीच में अगर हम इसका आधा करें तो ये हो गया 1/2। अब इन दोनों का आधा करेंगे तब क्या हो जाएगा, और फिर इन दोनों का आधा करेंगे तब क्या हो जाएगा, फिर इन दोनों का आधा करेंगे तब, और इसी तरह आधा करते करते इसी तरह इधर भी आधा करते 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 हमें बीच में इनफाइनाइट नंबर्स मिलेंगे, यानी इनफाइनाइट फ्रैक्शनल नंबर्स मिलेंगे। इसी तरह, ये तो अभी मैंने 2 नंबर्स के बीच की बात की, इसी तरह हर नंबर्स के बीच में हमें इनफाइनाइट फ्रैक्शनल मिलते हैं। इसी तरह इन फ्रैक्शनल नंबर्स की फैमिली को हम लोग क्या कहते हैं? हाँ, परिमेय संख्याएं। तो इन फ्रैक्शनल नंबर्स की फैमिली को हम लोग परिमेय संख्या, इनके परिवार को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। और इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका, अच्छा अब एक बात बताते हैं, जो हम इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, इंटीजर्स को हमने किससे डिनोट किया था? z से। तो इंटीजर्स का कोई भी नंबर आप उठा लीजिए, मान लीजिए 2, तो क्या 2 का मतलब ये नहीं है कि अगर हम बटा 1 लिख दें तो क्या इसके मान में कोई अंतर पता पड़ेगा? ये भी देखिए मैथ्स की भाषा में ये पहेली बुझाने का तरीका है। अगर हम 2/1 लिख दें, ये 2 एक इंटीजर है, इंटीजर मतलब पूर्णांक नंबर है, पूर्णांक संख्या, उसके नीचे बटा 1 यानी अपॉन 1 लिख देते हैं, डिनोमिनेटर 1 लिखते हैं। इसका कहने का क्या मतलब है? तो 2 को हमने 1 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर क्या होगा? यानी इसकी वैल्यू में कोई अंतर हुआ, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। इसका मतलब इसकी वैल्यू में कोई अंतर नहीं, इसके मूल, इसके वैल्यू में, इसके मान में कोई अंतर नहीं आया। इसका मतलब क्या है कि हम इस नंबर को इस तरह लिख सकते हैं। और ऐसा है नियम कि हम किसी भी इंटीजर्स के नीचे या किसी भी नंबर्स के नीचे अगर हमें उसे p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखना है, p अपॉन क्यू के टर्म में लिखना है, तो हम उसके हर में 1 लगा सकते हैं और बटा 1। तो यानी ये क्या हो गया? अब ये हम अगर हम परिमेय संख्या के
कंडीशन को देखते हैं फुलफिल करता है कि नहीं। तो इसे P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा गया है जहां Q 0 नहीं है। इसका मतलब क्या है, हर एक इंटीजर, हर एक पूर्णांक को हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। अब इसका मतलब क्या हो गया कि जितने भी पूर्णांक हैं वो भी अपने आप में एक परिमेय संख्या है। तो अगर हम पूर्णांक को ले लें, परिमेय संख्या के परिवार को ले लें, और तो हमें एक बहुत लंबा चौड़ा नंबर का सिस्टम मिलेगा, या एक बहुत लंबा चौड़ा इसमें परिमेय संख्या भी है और फिर 0 -1 0 0 क्या परिमेय संख्या ले लेते हैं, फिर 1 2 और इसी तरह अगर हम इनफाइनाइट तक या प्लस अनंत तक चलें, माइनस अनंत से शुरुआत करते हैं परिमेय संख्या को लेते हुए, और जितने भी हमारे इंटीजर से अब क्या है पूर्णांक के, अब ये क्या है पूर्णांक के ही फैमिली मेंबर्स में इनके परिवार में कुछ सदस्य और आगे ऐड हो गए, जिन्हें सदस्य को हम कहे परिमेय संख्या। तो जब ये सदस्य और ऐड हो गए, ठीक, इसके अलावा भी एक और चीज है। अभी देखिए हम एक चीज और बोल रहे थे, अब परिमेय संख्या के बाद हम लोग एक चीज और पढ़ेंगे। परिमेय संख्या को हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एक चीज और देख लेते हैं। परिमेय संख्या को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल क्यू से। कैपिटल क्यू से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, इसका कारण है क्योंकि इंग्लिश में क्यू मतलब क्वोशंट होता है, और इसलिए, और रेशनल नंबर्स का नाम इंग्लिश में इसलिए पड़ा क्योंकि रेशियो से डिवाइड करते हैं। अगर 1/2 की बात करते हैं 1/2, तो इसको कहते हैं हम अनुपात हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं रेशियो। 1/2 का रेशियो है, इसलिए रेशनल नंबर्स का नाम पड़ा। और दूसरी चीज, इसे क्यू से इसलिए बात की क्योंकि क्वोशंट नंबर्स होते हैं। क्यू मतलब क्वोशंट या भागफल। अगर हम इसकी बात करें तो ये कोई हमें भागफल देगा, जब इसको हम हल करते हैं तो हमें इसका भागफल ही तो मिलता है हल में, इसलिए इसे क्वोशंट या क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, डिनोट किया जाता है। तो अगर हम कहीं क्यू की बात करें, कहीं क्यू की गणित की भाषा में बात हो रही है, जब नंबर सिस्टम की बात हो रही है, नंबर्स की बात हो रही है, तो मानेंगे कि हम परिमेय संख्याओं की बात कर रहे हैं। और परिमेय संख्या में ये सभी चीज आ जाएगा। परिमेय संख्या में हमारा क्या आ जाएगा, सारे इंटीजर्स, परिमेय संख्या में क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जितने पूर्णांक हैं, और इसी में ऐड हो जाएगा P अपॉन Q के फॉर्म में जितने भी हम नंबर्स लिखेंगे वो सारे नंबर्स ऐड हो जाएंगे। तो परिमेय संख्या जो हमारी एक परिवार है, ये हमारा बड़ा हो गया पूर्णांक संख्याओं के भी परिवार से, सदस्यों की एंट्री सदस्य और बढ़ गए। अब जैसे परिमेय संख्या है तो कई नंबर्स ऐसे होंगे जिनको P अपॉन Q का, आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा, P अपॉन Q के फॉर्म में अगर हम लिख रहे हैं किसी नंबर्स को, तो क्या ऐसे नंबर्स नहीं होंगे जिनको P अपॉन Q के फॉर्म में कभी लिखा ही ना जा सके। तो बिल्कुल यहाँ पे ऐसे नंबर्स भी हैं जिनको P अपॉन Q के फॉर्म में कभी लिखा ही नहीं जा सकता। और जब इन्हें लिखा ही नहीं जा सकता तो ऐसे नंबर्स को क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। अगर उन्हें परिमेय कह रहे हैं तो उसका उल्टा हो जाएगा अपरिमेय संख्या, ठीक है, या नॉन फ्रैक्शनल नंबर्स। तो अपरिमेय संख्याएं वो नंबर जिन्हें P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। इसका एग्जाम्पल क्या है, पाई। अभी आप पाई पढ़ेंगे आगे, उसका एग्जाम्पल पाई है। ये ऐसे नंबर्स हैं जिन्हें हम कभी, जब पाई का मतलब क्या होता है, 22/7। अब अगर हम कभी से डिवाइड करेंगे तो इसका भागफल कभी कांस्टेंट आता ही नहीं है। तो अगर हम इसका भागफल की बात करें तो कभी कांस्टेंट आता नहीं है। अभी हम छोटे क्लासेस की बात कर रहे हैं, बाद में इसका 3.14 ना मान लेते हैं, कई चीजें लेते हैं, लेकिन अभी हम बात करेंगे तो इन्हें P अपॉन Q के फॉर्म में, और आगे आप क्वेश्चंस भी करेंगे, क्वेश्चंस पढ़ाए जाते हैं। इसके अलावा कई नंबर्स जिन्हें P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, वो हमारे अपरिमेय संख्या या नॉन फ्रैक्शनल नंबर से इर्रेशनल नंबर जिन्हें कहा जाता है उसमें रिप्रेजेंट होते हैं। तो इर्रेशनल नंबर्स एक अलग सदस्य हो गया। तो इर्रेशनल नंबर के जो सदस्य हैं वो हमारे परिमेय संख्याओं में नहीं आएंगे, अपरिमेय संख्या या इर्रेशनल नंबर्स में आ जाएंगे। तो हमारी दो यहाँ पे फैमिली बढ़ जाती है। अब यहाँ पे क्या है, लोग बट गए, एक आ गए रेशनल में, रेशनल फैमिली,
एक आ गई इरेशनल फैमिली या परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। तो परिमेय और अपरिमेय रेशनल और इरेशनल फैमिली हमारी बढ़ जाती हैं। अब इसी के बाद हम लोग फिर आते हैं, हम लोगों ने कहा नंबर्स को और किस तरह से लिखा जा सकता है। आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा 1.2, 1.8, 28.3, यानी बीच में ये पॉइंट लग गया, ये है कि इन्हें नंबर्स को क्या कहते हैं, नाम तो सबने पढ़ा होगा, इन्हें कहा जाता है दशमलव। अब ये दशमलव नंबर्स का भी एक परिवार होता है। अब इस दशमलव नंबर के परिवार को हम क्या कहते हैं, डेसिमल नंबर्स, डेसिमल नंबर या दशमलव नंबर। अब इस परिवार को और रेशनल नंबर परिवार को, इंटीजर्स को, इंटीजर्स मतलब z, रेशनल नंबर्स को z प्लस q, ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे इंटीजर्स हो गए या पूर्णांक, ये हमारे रेशनल नंबर्स हो गए या परिमेय। और इसी सदस्य में अगर हम दशमलव, डेसिमल नंबर्स, ठीक है, डेसिमल्स को इस पूरे परिवार को मिला के एक बहुत बड़ी फैमिली बनती है। अब इस परिवार में बहुत बड़ा परिवार है, मतलब मान लीजिए अगर हमारा घर है और घर के बाद हमारा मोहल्ला है और मोहल्ले के बाद पूरा राज्य है, तो इस राज्य को हम क्या कहेंगे, अब इस पूरे कलेक्शन को, इस पूरी फैमिली को हम लोग क्या कहेंगे, इस पूरी फैमिली को हम लोग कहेंगे रियल नंबर्स। इस पूरी फैमिली को हम लोग रियल नंबर्स कहेंगे या कहेंगे वास्तविक संख्याएं। रियल मतलब क्या होता है, हिंदी क्या होती है रियल की, वास्तविक, वास्तविक संख्या। और जब इस परिवार की बात हो रही है, तो इस परिवार की बात होने का मतलब, अब अगर हम वास्तविक संख्या लिखने के लिए बोले तो भी बहुत बड़ा काम है, तो जाहिर सी बात है गणित में इसका भी हल निकाला गया होगा। इसको भी रिप्रेजेंट करने का तरीका है, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है कैपिटल आर। जब कहीं कैपिटल आर लिखा हो और नंबर्स की बात हो रही है तो मान के चलेंगे कि इंटीजर्स, परिमेय संख्या, डेसिमल, सबके कॉम्बिनेशन, सबको मिला जुला के, अब देखिए इंटीजर्स में ही होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स सब मिले हुए हैं, तो हम उसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि ये इंटीजर्स ही अपने आप में बहुत बड़ा परिवार हो गया था। माइनस अनंत से प्लस अनंत तक, उसमें माइनस वाले नंबर भी शामिल हो गए, प्लस वाले भी, 0, 1, 2, 3 सब शामिल हो गया, इसलिए इंटीजर्स। और जो शामिल नहीं था परिमेय संख्या, उसको शामिल कर लिया, दशमलव संख्याओं को शामिल करने के साथ साथ हमने पूरी सब फैमिली तैयार कर ली, पूरे परिवार को बना लिया, जिसको हमने कहा रियल नंबर्स या वास्तविक संख्याएं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा क्या इसके अलावा भी और कोई नंबर्स होते हैं? बिल्कुल नंबर्स होते हैं। यहाँ तक कि आप लोग को कुछ भी समझ में ना आया हो तो एक बार वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिएगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे कि इसके अलावा क्या बचता है। इतना बड़े परिवार हमारे गणित में नंबर्स का हो गया है, तो इसके अलावा क्या बचता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर हमने लिखा √2, तो जाहिर सी बात है इसे एक वर्ग वाली संख्या है और वास्तव में एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि अगर हम इसको भी देखें तो ये कभी शांत नहीं होगा, इसको भी हम P/Q के फॉर्म में जल्दी नहीं लिख पाएंगे। फिर आता है, अगर ये तो सबने पढ़ा होगा, लेकिन क्या √2 के अंदर निगेटिव माइनस साइन, मान लीजिए आपको वर्गमूल याद होगा तो माइनस √4 का वर्गमूल क्या होता है, 2, √8 का वर्गमूल क्या होता है, 2√2, यही तो होगा। परफेक्ट स्क्वायर ले लेते हैं, √16 का आंसर होता है 4, लेकिन ये माइनस अगर लग गया, अब -√4, इसका क्या मतलब हो गया। अब ये तो भाई लिखा ही नहीं जाएगा, हमने पढ़ा ही नहीं, इसका भी हल गणित में दे दिया भाई, ऐसी बात भी भाई
गणित क्या है? चीजों का सवाल है, सवाल का जवाब है। तो इस -√1 को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आई से, स्मॉल आई। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं 2i, और ये 2i जहां ये स्मॉल आई लग जाता है, इसका मतलब ये आभासी या अप्राकृतिक, अभी तो हम लोगों ने पढ़ा था वास्तविक संख्या है, ये आभासी संबर या इमेजिनरी। जब हम लोग शीशा को देखते हैं तो शीशे के आगे हमारा प्रतिबिंब बनता है, तो वो क्या होता है? इमेजिनरी, इमेजिनरी इमेज होती है वो हमारी, इंग्लिश में हम कहते हैं इमेज। इसी तरह इस आई को हम लोग कहते हैं इमेजिनरी नंबर, और जैसे इस आई नंबर्स के समूह को, इसके समूह को हम लोग कहते हैं इमेजिनरी नंबर्स, अ सेट ऑफ इमेजिनरी नंबर्स या अवास्तविक संख्याओं का समूह। तो अवास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, फिर यहाँ दो परिवार बन जाते हैं, वास्तविक और अवास्तविक, रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स। वास्तविक और अवास्तविक या आभासी, इमेजिनरी और रियल। तो इसमें क्या होता है इमेजिनरी में? जनरली हम लोग आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे √1 विच इज डिनोटेड बाय आई, और इसमें तो पूरा हमारे रियल नंबर्स को कैपिटल आर से डिफाइन करते हैं। तो ये हमारे नंबर सिस्टम की बात थी। अब इसी नंबर सिस्टम में हम लोग जो अभी शुरुआती कोर्स है शायद 9th क्लास का, उसमें हम लोग नेचुरल नंबर, जो शुरुआत में लोग नेचुरल नंबर्स पढ़ा था, और होल नंबर, इन्हीं सब छोटे छोटे नंबर्स के बारे में बात करेंगे। बड़ी क्लासेस जैसे जैसे हमारी पढ़ाई आगे बढ़ती जाएगी और हम लोग सीखना शुरू करेंगे, तो हम लोग इन नंबर्स तक भी पहुंचेंगे और नंबर्स के बारे में भी सीखने का प्रयास करेंगे। एक बार हम लोग फ्लो चार्ट से देखते हैं, एक बार डायग्राम से देखते हैं कि इन नंबर्स की फैमिली को किस तरह बनाया जा सकता है। तो जब रियल और इमेजिनरी नंबर जब लिखे जाते हैं, रियल प्लस इमेजिनरी नंबर्स एक साथ भी तो लिखे जा सकते हैं। कैसे? r प्लस आई या बी आई या a प्लस आई बी। यहाँ a है, रिप्रेजेंट करता है हमारी सारी रियल फैमिली को, या जितनी भी हमारी वास्तविक संख्याएं हैं, इस पूरे परिवार को रिप्रेजेंट करता है। इस a से, अब इस a की जगह हम कितनी भी बृहत संख्याएं लिख सकते हैं। गणित में क्या होता है, हर चीज को छोटा करने का प्रयास किया जाता है। अब अगर हम a को कह दिया, इसका मतलब क्या? मान लिया अब ये a ऐसी जगह है, इसको हम लोग ने कॉमन ले लिया, ठीक। इसका मतलब क्या है? अब हम इसको मान लिए कि इस जगह हम कोई भी नंबर, इस परिवार का कोई भी नंबर लिख दें, हमारा काम बन जाएगा। ये होता है किसी चीज को जनरलाइज करना, एक कॉमन चीज बता देना। इससे हमारी मैथ की भाषा को समझने में आसानी मिलती है। ये नंबर्स कंफ्यूजिंग नहीं है, बस क्या है, ये नंबर्स क्या बता रहे हैं आपको ये जानना आना चाहिए। ये पता होना चाहिए कि ये जो अक्षर है, इससे क्या मतलब, ये अक्षर क्या बताने का प्रयास कर रहा है। आप लोग इसी में काफी परेशान होते हैं कि ए आ गया, एक्स आ गया, वाई आ गया, लेकिन जब भी आप प्रश्न पढ़ेंगे तो वहां पे एक्स, वाई, ए, बी जो भी नंबर्स लिखे जाते हैं, उनको क्या कहना चाह रहे हैं या वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो पहले से ही पता होता है। तो हम लोग उन्हीं के बारे में बात करें। यहाँ ए का मतलब क्या है? कोई भी रियल नंबर, और बी का मतलब भी कोई भी रियल नंबर है। आई बस जो है, इसका मतलब माइनस रूट के अंदर -1 है, जिसके कारण ये पूरा पोर्शन हमारा इमेजिनरी हो जाता है। तब ऐसे नंबर्स के सिस्टम को हम क्या कहते हैं? अ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, अ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये पूरे सिस्टम को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। और सिंपल सा जटिल संख्याएं देन। तो अब इसी नंबर सिस्टम को अगर हम फ्लो चार्ट से समझते हैं तो कैसे हमारे नंबर सिस्टम आएंगे। तो सबसे पहले जो हमारे, अब परिवार बहुत और बड़ा हो गया, अब कॉम्प्लेक्स नंबर में सब कुछ आ गया, नंबर की हर एक सिस्टम। अब इन नंबर को कैसे लिखा जाता है? तो परिवार हमारा शुरू होता है कॉम्प्लेक्स
नंबर से, और अब ये बटता है दो हिस्सों में। अब ये दो हिस्से क्या हैं? पहला हिस्सा होता है रियल नंबर, और दूसरा हिस्सा आता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर्स में आई बी का फॉर्म, और रियल नंबर्स में तो आप जानते ही हैं सब कुछ आ जाता है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, रेशनल नंबर्स, दशमलव के नंबर, सब कुछ आता है। अब रियल नंबर्स की हम बात करें तो ये परिवार कैसा आता है? अब इस परिवार की बात करें तो ये परिवार भी फिर से दो हिस्सों में बढ़ जाता है। अच्छा, ये दो हिस्सों में कैसे बटा? अब दो हिस्सों में इस तरह बटता है, हाँ, इसमें आता है रेशनल और इसमें आता है इर्रेशनल। सब कुछ आ जाता है ना इसमें, रेशनल इरेशनल सब कुछ आ जाता है इसमें। अच्छा, अब इरेशनल तो अब अलग हो गया, अब रेशनल की बात करते हैं। इरेशनल दो हिस्सों में आ गया। अब आपने कहा रेशनल दो हिस्सों में कैसे आ गया? अच्छा, इसमें डेसिमल वगैरह भी होता है तो उसमें भी आ जाएगा। अब रेशनल दो हिस्सों में कैसे आ गया? अब रेशनल में आ गया फ्रैक्शन, रेशनल और फ्रैक्शनल। ठीक है। अब इंटीजर्स में, अब इंटीजर्स में क्या है? अगर हम देखें तो इंटीजर्स में हमारा दो भागों में बट रहा है। इंटीजर दो भागों में कैसे बट रहा है? तो इसमें आ गया हमारा माइनस इंफिनिटी से लेके -1 तक एक नंबर सिस्टम, और ये आ गया हमारा होल नंबर्स। होल नंबर्स हमारा कहां से आएगा? 0 से लेके प्लस इंफिनिटी तक। अब इंटीजर दो भाग में बट गए, माइनस इंफिनिटी से -1 तक, और उसके बाद 0 से लेके प्लस इंफिनिटी तक। अब लास्ट में अगर हम देखते हैं तो होल नंबर में अगर हम इस 0 को हटा देते हैं तब ये दो भाग में बढ़ जाता है। अब इसमें क्या है? ये 0 है और ये नेचुरल नंबर्स, और नेचुरल नंबर से 1 से लेके 2 से लेके इंफिनिटी तक। ये हमारा एक, अगर हम फ्लो चार्ट के थ्रू देखते हैं तो ये हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर का ये पूरा डायग्राम है, और इसमें आप लोग देखेंगे तो हमारे नंबर्स का परिवार इसी में है, और इसी में लगभग आप पूरे नंबर्स को, पूरी गणित को, और लगभग 12वीं क्लास तक तो लगभग आप सब कुछ पढ़ लेंगे इसी में। तो उसके बाद अगर हम एक वेन डायग्राम बनाते हैं। अब वेन डायग्राम क्या होता है? तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का हमारा घर है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर के घर में जब हम घर बनाते हैं तो इसके घर के अंदर हमारा आता है इमेजिनरी नंबर से एक अलग छोटा सा घर है, या इमेजिनरी है, और बाकी पूरा घर जो है ये रियल नंबर्स का है, रियल नंबर्स। इसके बाद हमारे क्या कहते हैं? इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स के बाद हमारे रियल नंबर्स में इंटीजर्स आते हैं। इंटीजर्स में उसके बाद हमारे फिर आते हैं रेशनल नंबर्स आते हैं। नहीं, इंटीजर नहीं, पहले आते हैं रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स, फिर आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स आते हैं, फिर आते हैं हमारे होल नंबर। होल नंबर्स आते हैं, फिर आते हैं नेचुरल नंबर्स। तो सबसे छोटा परिवार नेचुरल नंबर, फिर उससे बढ़ के आगे आ गए होल नंबर्स पे, होल नंबर से आगे बढ़ के हम आ गए इंटीजर्स पे, इंटीजर से बढ़ के आ गए हम रेशनल नंबर से, और रेशनल नंबर से बढ़ के आ गए रियल नंबर से। अच्छा, अब रियल नंबर्स में भी देखिए क्या है? रियल नंबर्स में भी एक छोटा सा घर अलग से निकल के आता है। रियल नंबर्स में एक इरेशनल नंबर, एक अलग से घर आता है इरेशनल नंबर्स का। ठीक है, इरेशनल नंबर भी इसमें शामिल है, जो रेशनल से अलग है, इरेशनल नंबर।
ये रियल नंबर्स का पार्ट तो है लेकिन रेशनल नंबर्स का पार्ट नहीं है। तो अगर हम देखें ये हमारा घर है और ये हमारे पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर का एक सिस्टम है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को थोड़ा समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम और अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे और इसको सीखने का प्रयास करेंगे। नंबर्स की जानकारी यहीं तक है और इन्हीं नंबर्स की जानकारी से हम देखेंगे कि क्या चीज़ें हो रही हैं और कैसे हम लोग आगे सवालों के जवाब ढूंढेंगे और इन्हीं नंबर्स में लगभग सभी चीज़ें शांत होती चली जाएंगी और क्लियर होती चली जाएंगी कैसे करना है हमें। तो इसी के साथ आज के लिए मुझे लगता है कि क्लास काफ़ी लंबी हो गई है। अब हम लोग जब नवी कक्षा में पढ़ेंगे तो नेचुरल नंबर्स में क्या क्या चीज़ें पढ़ी जा रही हैं यही देखा जाएगा। और इसी के साथ तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, पढ़ते रहिए। नमस्कार।